हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आप लोगों का एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करें, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि डेजर्ट में पाए जाने वाले, जैसे फोटोसिंथेसिस है आपका, है ना, तो अधिकतर होता क्या है कि परीक्षा में उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उनको टीचर्स को क्या करना होता है, बच्चों का लेवल, मेंटल लेवल कितना राइज किया है, कितना उन्होंने समझा है, उनकी समझने की शक्ति कितनी बढ़ी है, वो जांचना होता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। देखो जनरली जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस लिख के आएंगे, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये सेशंस हो रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम के हिसाब से तैयारी होगी, ताकि आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपकी प्रिपरेशन पहले से ही रहे और आपका परीक्षा से कोई डर ना रहे, कोई तनाव ना रहे और खुश होकर आप लोग एग्जाम देने जाएं, ताकि मार्क्स भी आपको अच्छे मिले। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। बच्चों कल हम चर्चा कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपने जान लिया था। नेक्स्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, व्हेन डू द डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो प्रश्न को पढ़कर के ही समझ में आ रहा है कि जो बच्चा नॉर्मल प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखने जा रहा है, अगर वो ये लिखने जा रहा है तो उसको तुरंत समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो डिफरेंट है सामान्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स जो आपके रेगिस्तान में, मरुस्थलों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, आप सबको पता है कि डेजर्ट प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, कांटों के रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे हम उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कैक्टस के या नागफनी के पौधे को। नागफनी के पौधे में या कैक्टस में जो आपको ग्रीन कलर की पत्ती दिखाई पड़ती है, एक्चुअल में वो पत्ती नहीं होती, वो क्या होती है, स्टेम होती है। और जो मासल सी होती है वो स्टेम होती है, और जो उस पर कांटे होते हैं वो कांटे क्या होते हैं बच्चों, वो कांटे ही उनकी लीव्स होती हैं। कांटे ही उनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां अपने आप को कांटों के रूप में रूपांतरित कर लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी पौधों में आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है भोजन बनाने के लिए, और पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, पर्णरंध्र पाए जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी कि पौधा जल जो खींचता है अपने बॉडी में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के टाइम पे वो जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वातावरण में वापस चला जाता है। तो चूंकि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो अपने वाटर का लॉस नहीं कर सकते, वो अपने वाटर का लॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो इसीलिए जो पत्तियां हैं वो पूरे बड़े पत्ती की तरह ना हो करके स्पाइक्स के रूप में हो जाती हैं, यानी अपने आप को मॉडिफाई कर देती हैं, ताकि पर्णरंध्रों की संख्या कम हो जाए और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी निकल जाता है वो पानी वेस्ट ना होने पाए। वैसे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी का बाहर निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि
प्लेन्स में जहाँ पे पानी बहुतायत में है वहां पे अगर 1-2 बाल्टी पानी फेंक दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं, पर क्या रेगिस्तान में या जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई 1-2 बाल्टी पानी वेस्ट करेगा? नहीं वेस्ट करेगा। मतलब कि वहां पे जब पानी की कमी है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उनको अपना पानी वेस्ट नहीं करना, इसलिए पर्णरंध्रों की संख्या कम हो जाए, इसलिए पत्तियां जो है वो अपने आप को कांटों के रूप में मॉडिफाई कर लेती हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि जब इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं, रात के टाइम में उनका, दिन में देखो, दिन में अगर वो अपना स्टोमेटा खोलेंगे तो दिन में स्टोमेटा खुलने पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सनलाइट में ही हो रही है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही होगी। तो अगर स्टोमेटा वो दिन में खोलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी और पानी क्या हो जाएगा, वेस्ट। इसलिए मॉडिफिकेशन इस तरीके से होता है, पत्तियां अपने आप को रूपांतरित इस तरीके से करती हैं कि दिन के समय में स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं। जैसे जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, बहुत हवाएं चलती हैं, तो क्या हम अपना दरवाजा बंद करके नहीं रखते हैं? दरवाजा खोलते नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि मौसम की मार घर के अंदर आ जाए, गर्म हवाएं आए, या बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है तो हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं अपने घर का। सेम उसी तरीके से वो जो पेड़ है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, वो भी दिन के टाइम में स्टोमेटा को आप बिल्कुल दरवाजे की तरह समझो कि अपने दरवाजे को वो बंद करके रखते हैं ताकि जो मौजूद पानी है उनके शरीर में वो वेस्ट ना होने पाए। ठीक, तो दिन में स्टोमेटा खुलते ही नहीं है। अब जब स्टोमेटा दिन में नहीं खुलते तो उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी कमी कैसे पूरी होती है, तो उसको समझेंगे। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, रात के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वे क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें सुबह खाना बनाना है पर रात में ही हमने अपना पानी भर के रख लिया या कच्चा सामग्री हमने इकट्ठा करके रख लिया ताकि सुबह जब खाना बनाने का टाइम आए तो कोई परेशानी ना हो, किसी सामग्री की कमी ना पड़े, है ना। तो एकदम बहुत सामान्य तरीके से याद करने के लिए समझ लेंगे कि रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं वो अपने खाना बनाने की प्रक्रिया की तैयारी रात से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, रात में अपने पर्णरंध्रों को वो खोलते हैं और वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो इनटेक कर लेते हैं और इनटेक करने के बाद क्या करते हैं, रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने पास। और स्टोर करने के बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो रात में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लिया और सुबह जब हुई सनलाइट आई तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ली। लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पानी का लॉस था, जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा हो जाता है, वो नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं होंगे, है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि रेगिस्तान में या मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे रात के समय में अपना पर्णरंध्र या स्टोमेटा खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। दिन के समय में स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन से या पानी की नुकसान से बचा जा सके। Then they store the CO2 in their cells until the sun comes out. और तब तक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी कोशिकाओं में सुरक्षित रखते हैं जब तक सूर्य की रोशनी नहीं आती, और सूर्य की रोशनी के आने पर वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेते हैं दिन के समय में, लेकिन तब H2O रिलीज नहीं करते, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वो बच जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पूरी, तो उसमें वाटर जो है वो लॉस नहीं होता, बनता होगा लेकिन लॉस नहीं होता। समझ आ रही है बात, बनता तो है लेकिन लॉस नहीं होता, मतलब वो पत्ती से बाहर नहीं निकलने पाएगा क्योंकि स्टोमेटा दिन के टाइम में क्लोज रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स? यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो मांसाहारियों की तुलना में बड़ी होती है ना? ये देखो छोटी क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। क्या आंसर है इसका? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो शाकाहारी होते हैं, ये जंतुओं की बात हो रही है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम। जो घास में, हरे पेड़ पौधों पत्तियों में, घास में जो सेलुलोज नाम का पदार्थ पाया जाता है वो पचने के लिए लंबा टाइम लेता है। डाइजेशन की प्रोसेस में पचने के लिए लंबा टाइम लेता है। हेंस हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास, जो घास खाने वाले शाकाहारी होते हैं, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब ये नहीं कहेंगे कि जो शाकाहारी मनुष्य हैं वो भी, उनकी भी छोटी आंत बड़ी होती है मांसाहारियों से, ऐसा नहीं है। हम कभी भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे ना। हम सेलुलोज को बहुत ज्यादा नहीं खाते, क्योंकि ज्यादातर खाना हम कैसा खाते हैं? पका करके खाते हैं। तो ये बात हो रही है गाय भैंस की या जानवरों की जो घास पर डिपेंड होते हैं। घास, ग्रीन ग्रास होती है जो। तो herbivores eating grass need a longer small intestine to allow complete digestion of cellulose। यानी सेलुलोज के पूर्ण पाचन के लिए उनको लंबा टाइम चाहिए होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाए, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है। कार्निवोरस एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेज, हेंस दे हैव अ शॉर्टर इंटेस्टाइन। कार्निवोर्स जो हैं एनिमल्स, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर एक ट्रिकी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लिया गया कि शेर का जो पाचन तंत्र है उसमें और गाय के पाचन तंत्र में क्या अंतर है, तो आंसर जो मैंने बताया है आंसर यही होगा, है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गाय के पाचन तंत्र में और बाघ के पाचन तंत्र में क्या अंतर है, तो आंसर यही होगा कि जो गाय है उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, क्योंकि उस सेलुलोज के पाचन के लिए उसके पास सेलुलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, और बाघ सेलुलोज को पचा ही नहीं सकता, इसलिए उसके पास शॉर्टर इंटेस्टाइन होती है किसकी? गाय की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ अ स्टेन्ड लीफ पील। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल्स में पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जा सकता, मतलब बेटा पूछा क्या नहीं जा सकता इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली ये पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ स्टेन्ड लीफ पील। तो इसके लिए क्या, ये तो प्रैक्टिकल में कराया जाता है। टेक अ हेल्दी लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट। एक पॉटेड प्लांट से हम एक हेल्दी लीफ लेंगे। Remove a part of the peel from the lower surface of the leaf. You can do this by folding the leaf over and gently pulling the peel apart using forceps. Forceps की help से उसकी पील को निकालेंगे। Keeps the peel in a watch glass containing water, जिसमें पानी होगा, नहीं तो वो तुरंत चिपक जाएगी। ऐसे वॉच ग्लास में रखेंगे जिसमें 2-4 बूंदें पानी की होंगी। Put a few drops of saffronin stain in a watch glass. प्रैक्टिकल करते समय सैफ्रानिन नाम का स्टेन होता है जिससे कलर किया जाता है किसी भी चीज को, तो उसकी फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे वॉच ग्लास में। डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पानी पर डालेंगे। आफ्टर 2-3 मिनट्स टेक आउट द पील एंड प्लेस इट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद पील को धीरे से लेकर के और साफ सुथरी ग्लास स्लाइड पे, क्लीन करके ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और उस पे पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द पील एंड प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप जेंटली ओवर इट विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। अब
इस प्रक्रिया को करते समय ये ध्यान रखेंगे बबल्स बीच में नहीं आने चाहिए। रिमूव द एक्सेस स्टेन एंड ग्लिसरीन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर मैग्निफिकेशंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये प्रैक्टिकल में कौन कौन से स्टेप हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, और किसी भी तरीके की स्लाइड बनाने के लिए यही सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और ये स्टेप्स आपको छोटी बड़ी क्लास में होते होते प्रैक्टिस हो जाती है, और चाहे जितना बड़ा क्लास हो, लेकिन कोई भी स्लाइड बनाना है माउंटेड तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो यही फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do the walls of the trachea not collapse when there is less air in it? यानी कि जो हम सांस लेते हैं उस समय पे जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आपस में चिपक क्यों नहीं जाता है अगर उनके अंदर हवा भी कम होती है? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग्स, गोले टाइप की, आप ये समझ लो स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जैसी संरचना, गोले की जैसी संरचना अंदर जगह जगह पे ट्रैकिया के बीच में फिट होती है, जिससे क्या होता है, ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं वो आपस में चिपकती नहीं है। और वो जो रिंग्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो कार्टिलेजेस की बनी होती हैं। कार्टिलेजेस का और क्या बनता है? जैसे आपका कार्टिलेजेस की बनी होती है तो वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती हैं, मतलब आप उसको वो मूव कर सकती हैं। These rings support the trachea and do not allow the trachea to collapse when there is less air in it. यानी कि जब कम हवा हो तब वो आपस में चिपकने ना पाए, इसलिए कार्टिलेजेस की बनी हुई रिंग्स जो हैं वो ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। What are the final products after digestion of carbohydrates and proteins? यानी कि पाचन की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स के पचने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोटीन के पचने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो आंसर लिखेंगे, द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज एंड ऑफ प्रोटीन्स इज एमिनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स के पचने के बाद एमिनो एसिड्स बन जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है, बड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स से ही मिलकर के बनते हैं, इसलिए जो जटिल अणु है वो आपका सरल अणुओं में टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज सलाइवा? लार क्या है? स्टेट इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है? आंसर लिखेंगे, सलाइवा is a watery fluid secreted by the salivary glands in the mouth. To the point आंसर्स है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप अपने साथ नोट कर लेंगे तो एग्जाम में आपका ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बन के तैयार हो जाएगा, जिससे आप अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समय साथ साथ नोट भी करेंगे तो एक आपका सेकेंड रिवीजन हो गया। पढ़ा एक रिवीजन, दूसरा उसको नोट किया दूसरा रिवीजन, और तीसरा जब भी आप एग्जाम के समय पे उसको पलट के पढ़ने को देखेंगे तो आपका थर्ड रिवीजन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलाइवा क्या है? सलाइवा यानी कि लार इज अ वाटरी फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो इसको लिख सकते हैं कि लार ग्रंथियों से आपके मुख में निकलने वाली, आपके मुख में मौजूद लार ग्रंथियों से निकलने वाला एक फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सलाइवा, द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड मॉइस्टनिंग फूड। अब सलाइवा का कार्य क्या है वो आप लिख देंगे, क्योंकि उसने पूछा है क्वेश्चन में, स्टेट इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपको लार की भूमिका क्या है आपके भोजन के पाचन में वो भी लिखना है। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड, लार का जो कार्य है वो भोजन को गीला करना, मॉइस्टनिंग फूड कॉमा एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ फूड बोलस, और फूड बोलस को क्रिएट करना, यानी कि भोजन को
भोजन का बोलस बनाना है, जो आप जब च्यू करते हैं, बहुत ज्यादा चबाते हैं, तो चबाने के बाद लुगदी टाइप का जो बन जाता है उसको हम फूड बोलस कहते हैं। सो इट कैन बी स्वेलोड इजीली, ताकि उसको आसानी से निगला जा सके। अब सलाइवा में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका नाम लिखेंगे। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज दैट ब्रेक्स सम स्टार्चेस डाउन इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन, है ना। अब यहाँ पे स्टार्चेस जो हैं कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टार्चेस का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है, तो स्टार्च के रूप में ये प्रेजेंट होता है ना भोजन में स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च जो है वो टूट जाता है माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में। तो ये दोनों वर्ड्स याद कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। अमीबा is an important protozoa found in fresh water. अब इसको लिखेंगे हिंदी में, जो हिंदी में पेपर देंगे बच्चे वो लिख सकते हैं कि अमीबा ताजे पानी में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटोजोआ है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन वाटर। ये सूक्ष्म पौधों और जंतुओं पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, जो पानी में पाए जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, यानी कि पोषण का जो तरीका है अमीबा में वो प्राणी संपोषण है, होलोजोइक है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और जिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है उस प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर, और अलग अलग कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो अमीबा के पोषण में काम आती हैं। तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ इन अमीबा एक डायग्राम बना देंगे। इस डायग्राम को देख करके ही थ्योरी समझ में आ रही। अब इसी डायग्राम को देख करके ही आपको 4 पॉइंट्स में लिख देना है, A, B, C, D, 4 स्टेप्स में। सबसे पहले क्या होता है, एक अमीबा है, आपको पता है कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। जब कोई फूड पार्टिकल उसको अपने आसपास एहसास होता है, उसको फील होता है कि कोई फूड पार्टिकल आया है आसपास, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा है, बी वाले ऑप्शन में देखिए, उन्होंने अपने ही एक ही कोशिका है उसी में सीडोपोडिया विकसित करे, कूटपाद निकाले और इसके बाद उसको कवर कर लिया। यहाँ पे देखिए सी स्टेप में उसने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया और अंदर लेने के बाद वो उसी सेल के अंदर जाके इंजेक्शन किया और उसके बाद उसका कोशिका के अंदर जाके क्या होगा, डाइजेशन होने लगेगा। यानी कि किस प्रक्रिया के तहत, कूटपाद निर्माण करके उसकी प्रक्रिया के तहत ये भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसका डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, बहुत इजीली 2 सेकंड में बन जाएगा ये वाला डायग्राम। और न्यूट्रिशन इन अमीबा लिख देंगे, मतलब नेमिंग जो है वो कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन जिसको हम अंतर्ग्रहण भी कहते हैं हिंदी में। इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, so it doesn't have a mouth for ingestion of food. अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसीलिए भोजन को अंदर लेने के लिए उसके पास कोई मुख जैसी संरचना या मुंह के जैसी संरचना नहीं होती है। अमीबा ingests the food by encircling it by forming pseudopodia. अमीबा भोजन को कूटपाद के निर्माण की सहायता से भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है, जिसमें ये भोजन के पार्टिकल को घेर लेता है, ठीक है। When the food is completely encircled, जब भोजन को पूरे तौर पे वो घेर लेता है, the food is engulfed in the form of a bag called food vacuole, ठीक है। अब उसके बाद फूड जो है उसके शरीर में खाद्य धानी के रूप में
खाद्य रिक्तिका के रूप में क्या होता है, शरीर के अंदर पहुंच जाता है फूड वैक्यूल के रूप में। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन, यानी कि अब पाचन, इंजेशन हो गया, अब डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। पाचन की प्रक्रिया में बड़े और ना घुलने वाले अणुओं को छोटे और पानी में घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। इन अमीबा के अंदर several digestive enzymes react on the food present in the food vacuole and break it down into simple and soluble molecules। यानी कि अब भोजन अंदर जाने के बाद आप सबको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और सभी प्रकार की प्रक्रिया, जीवन से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो केवल एक ही कोशिका से परफॉर्म कर लेता है। तो पाचन की प्रक्रिया भी उसकी उसी कोशिका में हो जाती है जहाँ पे मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो आपके फूड पे रिएक्ट करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल और घुलनशील अणुओं के बीच में। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, इंजेशन यानी खाना अंदर लिया, डाइजेशन यानी खाने का पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन यानी कि खाने का अवशोषण, मतलब खाना टूटने के बाद क्या हुआ, उसमें पोषक तत्व जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब उसमें मौजूद पोषक तत्वों का शरीर के अंदर अवशोषित होना। तो द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स is then absorbed in the cytoplasm by the process of diffusion। विसरण की प्रक्रिया के तहत भोजन, the food digested by digestive enzymes, तो पाचक रसों की सहायता से पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। while the undigested food remains in the food vacuole, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचा हुआ भोजन होता है, जो भोजन पचता नहीं है, वो फूड वैक्यूल में ही प्रेजेंट रहता है। और फूड वैक्यूल, इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमीबा, और अगर अमीबा ने ज्यादा मात्रा में खाना ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। मान लीजिए कि उसको लगा कि खाना उसको ज्यादा मात्रा में मिल गया, तो वो खाना ले लेगा लेकिन उसको स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन और लिपिड्स के रूप में। ठीक है, एसिमिलेशन, नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ फूड एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। अब जो आपका भोजन है जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है शरीर के द्वारा, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अब उससे क्या होती है, ऊर्जा लेने का काम करता है और ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए और रिपेयरिंग के लिए, अपनी टूट फूट की मरम्मत के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अमीबा अपनी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, अपनी मरम्मत के लिए और अपनी वृद्धि के लिए यूज करता है, वो प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप है ईजेशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया। When a sufficient amount of undigested food gets collected in the food vacuole, जो आपका बिना पचा हुआ भोजन फूड वैक्यूल में कलेक्टेड था, इट इज थ्रोन आउट बाय द बॉडी बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये एक ही कोशिका है, उसी कोशिका के मतलब उसी कोशिका से रप्चर हो जाता है, उसमें थोड़ा सा फट जाती है और उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में अमीबा की भोजन खाने की, पचाने की, अवशोषित करने की, एसिमिलेशन करने की और ईजेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है।
तो इसको आप IDAAE, अगर इस सीक्वेंस को लर्न कर सकें IDAAE, तो आपको याद रहेगा कि किस 1 2 3 4 5, तो किस नंबर पे कौन सा, देखो स्टेप आपको याद रहेंगे। उसको कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि जब अमीबा के पास कोई खाना पहुंचता है तो अमीबा क्या करता है, अपने 2 सीडोपोडिया बनाता है ना, नकली हाथ बनाता है ना, उसके सहायता से उसको अंदर ले लेता है फूड वैक्यूल के रूप में। ठीक है, भोजन अंदर चला गया, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वहां पे उससे पचाने का काम करते हैं, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देते हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने के बाद जो आपका साइटोप्लाज्म है कोशिका के अंदर, अमीबा की कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल में ही बची रहती है। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन, अब बची है, अब खाना एब्जॉर्ब तो कर लिया गया, अब उसका यूज, खाना एब्जॉर्ब तो कर लिया गया है, अब उसका इस्तेमाल आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, वो प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। और जो एक्स्ट्रा बिना पचा हुआ भोजन है वो क्या होगा, इजेशन, बहिक्षेपण, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका भित्ति के रप्चरिंग के द्वारा शरीर से थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। तो 5 प्रक्रिया में अमीबा का कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जब आप हार्ट पढ़ रहे थे तब आर्टरीज और वेन्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था, है ना। तो 2 डिफरेंसेस, 2 अंतर। अब इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, धमनी और शिरा में अंतर, कि आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे धमनी, है ना, या आर्टरीज, और बीच में मार्जिन देके एक तरफ लिखेंगे वेन्स या शिराएं। ठीक है, 2 अंतर लिखने हैं, 2 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसमें आपको 3-4 बता दिए गए हैं, आपको जो भी याद हो एग्जाम में वो आप लिख सकते हैं। आर्टरीज, इसको लिखने का तरीका वही वाला अच्छा है बच्चों, है ना, जिसमें आप एक मार्जिन देके अंतर लिखते हैं अगर आमने सामने लिखते हैं। नंबर 1, arteries carry oxygenated blood. Main difference, away from the heart except pulmonary artery. धमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। यानी कि धमनी शुद्ध रक्त को शरीर से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके, और वेन्स जो हैं वो अशुद्ध रक्त को आपके हृदय तक, सारे भाग से लेकर के आपके हृदय तक पहुंचाने का काम करती है, वो पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके। अब धमनी, दीज आर थिक वॉल्ड, ये मोटी भित्ति वाली होती हैं, और वेन्स, वेन्स जो होती हैं दीज आर थिन वॉल्ड। ठीक, हाईली मस्कुलर एक्सेप्ट आर्टरीज ऑफ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मांसपेशियों युक्त होती हैं, और आर्टरीज में वाल्व्स आर एब्सेंट, वाल्व्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। वाल्व्स का मतलब जो फाटक के जैसा रास्ता होता है, जिसके बारे में हम जब हार्ट के बारे में पढ़ा था तो बहुत विस्तार से जाना था। ब्लड इन आर्टरीज मूव्स विद प्रेशर, और आर्टरीज में प्रेशर के साथ रक्त का बहाव होता है। Valves are present which provide undirectional flow of blood. किसमें? वेन्स में। Blood in veins moves under very low pressure. और वेन्स में जो रक्त है वो बहुत कम दबाव के साथ बहता है, धमनी में बहुत तेज दबाव के साथ रक्त का प्रवाह होता है। तो बहुत 3 डिफरेंसेस आर सफिशिएंट। एक तो आप लिख लेंगे कि शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाने का काम करती हैं धमनियां,
वेन्स, शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरा, धमनी मोटी भित्ति वाली होती है और शिरा में लिखेंगे कि शिराएं पतली भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आप अंतर लिख लेंगे कि धमनियां जो होती हैं उसमें ब्लड, रक्त जो है वो बहुत दबाव के साथ प्रवाह होता है, और वेन्स में लिख देंगे ब्लड इन वेन्स, यानी शिराओं में रक्त जो है वो काफी कम दबाव के साथ उनका बहाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलेंगे बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों, आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, या इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पेन रखेंगे, साथ में नोटबुक रखेंगे और इन क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे, ताकि सुनते समय एक बार आपका हो जाए, फिर नोट करते समय आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और कभी आप कॉपी को पलटें तो आपका रिवाइज भी हो जाए। इस तरह से एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.